इस वेलकम टू सैलसनमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025। अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पीडीएफ रहने वाला है। इस पीडीएफ को आप बाय कर सकते हो और इस पीडीएफ की जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। इसमें टोटल यहाँ पर 4000 एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, टोटल 20 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में आपके 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। साथ में इस पीडीएफ की आपको 2 एक्स्ट्रा बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपको मिलेगा 299 रुपीज़ में पीडीएफ, ठीक है। बाय करने के लिए आपके पास नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज 8353879874, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला पीडीएफ भी साथ में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे से लिए तो ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं 20 टॉपिक, तो ये 20 टॉपिक इस पीडीएफ में आपके दिए गए हैं। थोड़ा सा लुक मैं आपको बता दूं, ऐसे आपका ये पीडीएफ होगा जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिया गया होगा, उसके बाद 200 एमसीक्यू होंगे, देन उसके आंसर की होगी, देन नेक्स्ट 200 क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट उसके आंसर की होगी। तो आप इसको बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और साथ में 2 एक्स्ट्रा बुक्स एंड एक प्रैक्टिस सेट पे आपको साथ में फ्री मिलेगा 299 रुपीज़ में। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन द सेल। देखो सीक्वेंस चूज करना है, करेक्ट सीक्वेंस। तो आप यहाँ पर चूज करोगे एलिमिनेशन मेथड। मैं भी साथ साथ में प्रैक्टिस करूंगा, आंसर किया नहीं देखेंगे आज हम साथ में सीधे प्रैक्टिस ही करेंगे, मेरी भी हो जाएगी आपकी भी हो जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं होता आपकी जगह तो मैं चलाता आपका एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद गोल्गी, गोल्गी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कभी नहीं होता, ये सीक्वेंस कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वाला आपका साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और गोल्गी वाला आपका सिक्रेटरी पाथवे है, तो दोनों पाथवे मर्ज नहीं हो सकते कभी भी साथ में। दूसरा देखो साइटोसोल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कभी नहीं होगा। यानी मैं होता तो मैं सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को कर देता एलिमिनेट। उसके बाद में पढ़ता फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को। फर्स्ट लिखा है ई आर टू गोल्गी, गोल्गी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। थर्ड लिखा गोल्गी, गोल्गी टू ई आर, नहीं, सबसे पहले ई आर से स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले प्रोटीन बनती है आपके राइबोसोम के ऊपर, अगर उसको सिक्रेटरी पाथवे में जाना है तो राइबोसोम्स जाएगा सबसे पहले ईआर के ऊपर, प्रोटीन बनेगी, ईआर से आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलेंगी, या हम बोल हाँ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलेंगी जो जाएंगी गोल्गी के पास, गोल्गी से आपके निकलेंगी सिक्रेटरी वेसिकल्स जो जाएंगी आगे एंडोसोम के पास या लाइसोम के पास, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enzyme responsible for relaxing the positive supercoiling of the DNA in prokaryotes, ओके। तो आप सभी को पहले क्वेश्चन समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। इधर पूछा जा रहा है कि रिलैक्स किया जा रहा है पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग को, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग को किया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है। और जहाँ पर रिलैक्स वर्ड लिखा हो मतलब बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, मतलब रेप्लिकेशन को हाल्ट नहीं कर रहा है, उल्टा रेप्लिकेशन को प्रमोट कर रहा है विदाउट एनी मेकिंग अ सुपरकॉइलिंग, कोई भी रिथ पैदा नहीं होंगे, कोई भी सुपरकॉइलिंग नहीं होगी, तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर देता जरूर, एक कैटानेज को, एक डीएनए लाइगेज को, क्योंकि मुझे दोनों का फंक्शन पता है। कैटानेज क्या करता है, जहाँ पर भी कैटामराइजेशन हो जाएगी उसको रिमूव करेगा, और डीएनए लाइगेज तो आप सभी को पता है ये तो आपका जहाँ पर भी निक्स होते हैं, गैप होते हैं, उनको फिल करता है। अब बचा क्या, 2 टॉइप 1 टोपो आइसोमरेज एंड डीएनए गायरेज। देखो यहाँ पूछा किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में है, ठीक है। तो मैं आंख मूंद के सीधा आंसर कर देता डीएनए गायरेज, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, बिकॉज टाइप 1 टोपो आइसोमरेज यूकैरियोट्स में होता है, ना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट करता मैं। नेक्स्ट आपका सुडान ब्लैक इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ। देखो ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, अब इसमें कोई कंसेप्ट से बेस नहीं, आपने पढ़ा होगा तो टिक करोगे, नहीं तो आप मारे जाओगे। बस ऐसे क्वेश्चन मैंने उस पीडीएफ में लिखे हुए हैं जो 4000 वाला है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो। एचपी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधा आपको पता चाहिए तो आप करोगे। यानी राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन लिपिड। लिपिड को स्टेन करने के लिए सुडान ब्लैक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ट्रांसपोर्टर। देखो ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें बोला गया है कि आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस के बारे में बताना है, सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में कि सोडियम अंदर कितने जाते हैं और कितने बाहर जाते हैं। तो सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू 3 सोडियम आपके बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, 3 सोडियम बाहर की तरफ मूव करते हैं। और रही बात पोटाशियम की तो आपके 2 पोटाशियम अंदर की तरफ आते हैं। ढूंढिए स्टेटमेंट कौन कहाँ लिखी हुई है।
3 सोडियम 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटाशियम इन। ओके, यानी सेकंड ऑप्शन में ये बात कही गई है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, voltage dependent anionic selective channel called as BDAC allows the passage of small molecules across। देखो ये जो टाइप का चैनल, ये एक टाइप का ये प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनल में। यहाँ पे मैं ऑर्गेनल पढ़ रहा हूँ, ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत बेकार डायग्राम मैंने बनाई है, इसलिए मैंने बेकार बनाई है क्योंकि आपको पता नहीं चल जाए कि मैंने क्या बनाया है। आपको खुद सोचना है क्या आंसर हो सकता है, बताइए ज़रा। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, बताइए क्या आंसर होगा। मैंने जानबूझ के डायग्राम बहुत बेकार बनाई है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाए, आपसे एक और क्वेश्चन सोल्व हो जाए, मैं वो चाहता हूँ। देखो, आपसे क्या पता होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कभी भी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, और मैंने यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बनाई है, यानी ऑप्शन सेकंड तो होगा नहीं, फर्स्ट तो होगा नहीं। उसके बाद राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन होती नहीं, तो मेम्ब्रेन बनानी नहीं थी मैंने, तो ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस कभी भी आयंस वगैरह को अंदर आने ही नहीं देता, हाईली इम्परमेबल होता है, बहुत सेलेक्टिव होता है ये। बचा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये असल में माइटोकॉन्ड्रिया ही है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखो सबसे पहले समझना पड़ेगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। देखो 1 2 4 5 8 12, और एक जगह पर क्या लिखा, 1 16 78 111। देखो जो पहली वैल्यूज मैंने लिखी हैं 1 2 4 5 8, जिसमें हमारी जो एवरेज है वो खराब नहीं हो रही है, मतलब ठीक चला हुआ है, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट या पैरामेट्रिक सीक्वेंस। बट अगर ऐसे लिखो, एक के बाद 16, 16 के बाद सीधे 78, 78 के बाद सीधे 11, ऐसे टेस्ट होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और इनको सोल्व करने के लिए हम कुछ अलग मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पूछा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है, तो इनमें से काई स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। इनमें से किसको हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं। देखो पोजिशनल एवरेज होती है कि इस तरफ से काउंट करो, चाहे इस तरफ से काउंट करो, बीच वाले को हम सेलेक्ट करोगे, यानी मीडियन की बात की जा रही है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं, हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन आप 110% में लेके चलता हूँ, ये इस बार आएगा HP में। ये वाला क्वेश्चन 100 से भी ऊपर परसेंटेज दिए मैंने, ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम सेक्स डिटर्मिनेशन का किस में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हनीबीज के अंदर। और थोड़ा सा आपको इसके बेसिक करवाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक जो कि ज़रूरी है आपके लिए, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम होता क्या है। समझिएगा किस में होता है, ये होता है आपका बीज के अंदर, हनी बीज के अंदर। अब देखो हनी बीज में जो मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनका ऐसे लिखते हैं उनको हम एन, एन यानी हैप्लॉइड। और जो लड़कीज होती हैं यानी आपकी जो वर्कर होती हैं या क्वीन होती है वो कैसे होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। अब देखो जब भी आगे गैमेट्स बनेंगे तो इधर से तो ओनली एन ही आएगा, क्योंकि खुद हैप्लॉइड तो आगे जो स्पर्म्स आएंगे वो स्पर्म्स में हैप्लॉइड होते हैं, वो तो सभी को पता ही होगा। इधर से जो एग आएंगे वो कैसे होंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। बट एन एन दो आ रहे हैं क्योंकि 2n है यहाँ पर, और यहाँ पर एन तो एक ही, यहाँ पर एन एक ही आएगा। अब मान लीजिए अगर ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर लेते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपका बनेगा अगेन 2n। और ये क्या होगा, मुझे बता सकते हो आप क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। 101% ये फीमेल होगी, क्यों, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड होती है और फीमेल ही फर्टिलाइजेशन से बनती है। हाँ, फीमेल वर्कर हो क्वीन हो वो तो अलग बात है, वो तो रोल जले का खेल है कि किसको खिलाई गई है, किसको फीमेल बनाया गया है, सॉरी किसको क्वीन बनाया गया है, वो तो अलग बात है। बट फीमेल होगी, चाहे स्टेराइल ही हो फीमेल होगी। बट ये जो एन सिंगल एन बच गया, अगर इधर से अगर बच्चा जन्म लिया वो हमेशा ड्रोन ही होगा, क्योंकि वो बनेगा पार्थेनोजेनेसिस से। पार्थेनोजेनेसिस होती है विदाउट फ्यूजन, यहाँ से मेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पर मैं एक और चीज़ बात करूँ जो बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कितने परसेंट वो फादर से मैच कर रहा है और कितने परसेंट मदर से मैच कर रहा है। तो ड्रोन जो होते हैं वो 100% मदर से मैच करते हैं, 100%। क्यों, क्योंकि वो मदर से ही आए हुए हैं।
फादर से उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0% कंट्रीब्यूशन, 0%। और रही बात फीमेल की, तो फीमेल 50% फादर से हैं, 50% मदर से हैं। ओके, ये 50-50% है। बट ये जो आपस में सिस्टर हैं, आपस में ये 75% के होती हैं, आपस में रिलेटेडनेस शो करती हैं। 75 क्यों करती हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा, बहनें, देखो नॉर्मली मैं बात करूँ, मैं और मेरी बहन, ये दो कोई बहनें हैं, वो आपस में 50% ही मैच करती हैं, नॉट 75%। बट यहाँ केस जो है वो 75% केस होता है। और वो बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी डिटेल हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपल आपको कहता हूँ, आपको रट लेना है कि यहाँ पर जो लड़का है वो फादर से, ड्रोन जो है वो फादर से 0% रिलेटेडनेस शो करता है, मदर से 100% शो करता है। लड़कियां जो हैं यानी बर्कर और क्यून जो होता है वो फादर मदर दोनों से 50% मैच करती हैं। बट आपस में सिस्टर्स यानी बर्कर्स या क्वींस आपस में कितना, 75% रिलेटेडनेस शो करती हैं। या अभी रट लो, अभी कुछ नहीं सोचना, बस रट लो इस बात को, 75%। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वर्कर्स आपस में 75% रिलेटेडनेस शो करती हैं। कभी मौका मिले तो मैं आपको समझाऊंगा 75% क्यों करती हैं, अभी काफ़ी बड़ा चल जाएगा, लंबा चल जाएगा गेम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म इज। देखो मल्टीपल एलिलिज्म होता है कि देखो कभी भी मल्टीपल एलिलिज्म इंडिविजुअल में नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल में तो दो ही अलील होंगे, इंडिविजुअल में तो दो ही अलील होंगे। हाँ, पॉपुलेशन में मल्टीपल अलील हो सकते हैं, पॉपुलेशन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, ड्रोसोफिला आई कलर में भी मल्टीपल एलिनिज्म होता है। दोनों आंसर होंगे इसके, देख लेना कौन सा आंसर होगा। वैसे तो दोनों आंसर सही हैं इसके आंसर। अब देखो मल्टीपल एलिनिज्म मैंने क्या कहा है, पॉपुलेशन में होता है। देखो आप में जो ब्लड ग्रुप है वो कौन होगा, मान लीजिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, आप में ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो आपके अंदर ये कंडीशन होगी, आई ओ, आई ओ, ऐसी कंडीशन होगी आपके अंदर। ठीक है, यदि आप ब्लड ग्रुप ए वाले हो तब क्या होगा, तब आपके पास आई ए होगा। हैं तो दो ही, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, आई ओ, क्योंकि ए डोमिनेंट होता ना, ऐसी कंडीशन होगी। बट होगी कोई एक ही, या होगी या ये होगी। कभी भी इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म नहीं होगी, पॉपुलेशन में मल्टीपल एलिलिज्म होगी कि मेरे अंदर आई ए हो सकता है, दूसरे के अंदर मेरे दोस्त के साथ आई बी हो सकता है, या आई ओ हो सकता है, उसके अंदर अलग हो सकता है, मेरे अंदर दो ही एलिलिस होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिनिज्म, हमेशा पॉपुलेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ द अनदर जीन इन द फिनटाइप देन इट इज नोन एज। काफ़ी इजी पूछा है, काफ़ी इजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कहाँ गया आपका, एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड, एपिस्टेसिस। नाउ नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एचपी में, गारंटी लेना मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। द एसोसिएशन इन विच population of the one organism is benefited and population of the other is unaffected। अब बताओ भाई, मैंने क्वेश्चन करवाया या नहीं करवाया है? मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था जहाँ में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो के बारे में। इसको मैंने कहा था कमेंसलिज्म, इसको मैंने कहा था अमेंसलिज्म। ठीक है, तो कहाँ भाई कमेंसलिज्म कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 12, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नंदा देवी, देखो एक ट्रिक में जाता हूँ इसको, जहाँ पर भी देवी, एक सेकंड यार कहाँ गया, जहाँ पर भी देवी, वो यार किया देवी वगैरह लिखा हो, जहाँ पर भी देवी वगैरह लिखा हो तो वहाँ पर हमेशा क्या याद रखना है, कौन सी स्टेट्स होंगी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, ये तीन स्टेटें होंगी जहाँ पर भी देवी वर्ड लिखा हो, क्योंकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, इसके रिलेटेड जितने भी स्टेट हैं वो भी देवभूमि के अंडर आती हैं। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखना इस बात को, ये ट्रिक समझ लो मेरी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरसेस इज। कोरोना वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल कैसा था?
सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डीएनए था कि आरएनए था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोस्टली बायसिस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले ही होते हैं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामाचंद्रन प्लॉट बनाया हुआ है इधर, क्वेश्चन कहाँ लिखा है? ये लिखा है, इन दी अबव मेंशन्ड रामाचंद्रन प्लॉट ए एंड बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हाँ ये बनाया हुआ देखो रामाचंद्रन प्लॉट बनाया हुआ है। कई स्टूडेंट ने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा हुआ है, कईयों ने नहीं पढ़ा हुआ है। हो सकता है एचपी पूछे, हो सकता है नहीं पूछे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल है। बट थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। यहाँ पर भी जो ए लिखा हुआ है, ये हमेशा बीटा शीट को इंट्रोड्यूस करता है, बीटा शीट को में से याद रखना। कभी भी इस कॉर्नर कॉर्नर में कुछ बनाया हो ना, इस साइड है जहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यू मुझे थोड़ा थोड़ा याद करने दो। हाँ, ये वैल्यू होती है साई वैल्यूज, ये वैल्यू होती है आपकी फाई वैल्यू, ये वाली। ओके, तो साई वैल्यू अगर लिखी हो इस तरफ पॉजिटिव के अंदर, यानी 125 तक लिखी हो, और फाई वैल्यू लिखी हो आपकी अराउंड अराउंड समझ के चलो आप -50 तक लिखी हो, तो ये होती है बीटा सीट के लिए। यानी ए जो होगा वो बीटा सीट होगा, और बी जो इंट्रोड्यूस करता है वो अल्फा के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। चलिए पढ़ते स्टेट में ऐसे कहाँ लिखी हुई है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। यहाँ पर बोला है ए और बी के बारे में पूछा ना, पहले ए के बारे में बताना है। तो ए मैंने क्या बताया आपको? ए मैंने बताया आपको बीटा शीट है, ए बीटा सीट है। तो बीटा सीट एंड बीटा सीट, यानी थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों में से एक कोई राइट आंसर होगा। बीटा सीट एंड लेफ्ट हैंडेड राइट, नहीं नहीं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगा, पर इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, बीटा प्लेटेड सीट एंड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। क्रॉस चेक करने दो मुझे, कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 14 है ये, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिकॉज देखो असल में ना, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बता देता हूँ, एक सेकंड को। ये जो है ये तो बीटा सीट है, ठीक है। ये जो है ये अल्फा है, अल्फा में भी राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला ये है, ये भाई लेफ्ट अल्फा लेफ्ट ये है। मतलब अगर यहाँ पर बोलता मैं बीटा कौन है, तो ये वाला जो होता है ये वाला बीटा, ये बीटा लेफ्ट है। और क्या मैंने गाल डाला हुआ इधर, एक सेकंड, ये ये आपका अल्फा एल लेफ्ट, ये आपका बीटा एल लेफ्ट, ये वाला आपका अल्फा राइट, ये वाला आपका बीटा राइट। बस ये चार बातें रट लेना मेरी, सामने सामने वाले कोड होते हैं, ठीक है। चलिए ये रामाचंद्र प्लॉट था ये। क्वेश्चन नंबर 15, फोस्फोलाइपेज सी क्लीवेज, क्लीव का काटता है फोस्फेट डाल अनएसिटल 4,5 बिसफॉस्फेट इनटू द फॉलोइंग। देखो कभी भी आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी होगी, वहाँ पर एक होता है पीएलसी, कौन होता है? पीएलसी, जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलाइपेज सी। और पीएलसी बीटा भी हो सकता है, पीएलसी गामा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जीपीसीआर सिग्नलिंग है या आपकी सेराइन थ्रेनिन सिग्नलिंग है। तो इधर बोला गया है कि पीएलसी काट देता है किसको? ये काट देता है पिप 2 को। किसको? पिप 2 को। किस में काटेगा ये पूछा गया है। तो डायरेक्ट याद रखो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी आपके लिए बर्डन पड़ जाएगा। ये आपको क्लीव करता दो में, एक बनाता IP3, एक बनाता IP3 और एक बनाता डैग, एक बनाता IP3 और एक बनाता है डैग। IP3 और डैग। तो जब भी पिप 2 टूटेगा IP3 और डैग में टूटेगा। अब IP3 कहाँ लिखा हुआ है? IP3 की फुल फॉर्म होती है आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा है डाई असाइल ग्लिसरॉल। कहाँ लिखा है? ऑप्शन थर्ड में लिखा है, राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोब्लास्ट इन द वर्ड्स इज द रिजल्ट्स ऑफ। देखो वर्ड्स में जो हाइपोब्लास्ट बनती है वो किसकी कौन सी सेल इलोंगेशन मेथड से बनता है? एपिबोली, डी लेमिनेशन, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन। मैंने सब करवाए हैं आपको। ये क्वेश्चन सब किसी का गलत नहीं चाहिए। एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो कभी भी आपने गैस्ट्रुलेशन देखी है, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान अगर आपके सेल बाहर से ऐसे 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 कवरअप कर रहे हैं, जो कि मोस्टली क्या बनाते हैं? एक्टोडर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये होती है एक्टोडर्म।
और इसको बनाता है एपिबोली। कौन सी प्रोसेस बनाती है? एपिबोली। कभी भी आपके सेल्स अगर अंदर की तरफ ऐसे 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 अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं इनवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनवोल्यूशन। ये आपका इनवोल्यूशन है। मोस्टली इससे क्या बनती है? मेसोडर्म बनती है। क्या बनती है? मेसोडर्म बनती है। इससे आपकी एक्टोडर्म बनती है। अब एक और प्रोसेस है ये वाली, जिसमें ऐसे ऐसे, ये जो है इससे मोस्टली एंडोडर्म बनती है। इसको बोलते हैं हम इनवेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन। और इससे क्या बनती है? एंडोडर्म बनती है। तो मैंने बता दिया, ये बाहर वाला मैंने क्या बताया आपको? एक्टोडर्म। और किस प्रोसेस से बनती है? एपिबोली से। ये जो अंदर धीरे 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 अंदर की तरफ इन्वेड हो रहा है, इसको बोलते हैं इनवोल्यूशन। और इससे क्या बनती है? मेसोडर्म बनती है। कईयों में अलग हो सकता है, पर मोस्टली बात करूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। और जो ग्रीन कलर का अंदर गया हुआ है, इससे इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। और इससे बनती है क्या? मोस्टली एंडोडर्म बनती है। बट तो आप इससे क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड करोगे। यानी ना ऑप्शन फर्स्ट होगा, ना ऑप्शन थर्ड होगा, ना ऑप्शन फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला हाइपोब्लास्ट। तो हमेशा याद रखना, हाइपोब्लास्ट बनती है डीलेमिनेशन से। डीलेमिनेशन होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऐसे स्प्लिटिंग हो जाना, नए नए सेल्स स्प्लिटिंग से बनना। तो डीलेमिनेशन के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखना, स्प्लिटिंग। और स्प्लिट करना यानी स्प्लिट हो जाना। और ये होता है मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। बस चलिए, लाइसोजाइम क्लीव पेप्टाइडोग्लाइकन एटम। लाइसोजाइम बोला क्लीव करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को। एंड पूछे आपसे, बस सिंपल इन्होंने। देखो कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है, मुझे बताओ बस पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बने होते हैं। देखो पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये बने होते हैं दो चीज़ों से। एक ऐसा बनता है एसिडिक शुगर, एक होता है एसिडिक शुगर। एसिडिक शुगर। और एक होती है आपके यहाँ पर अमाइनो शुगर। एसिडिक शुगर और अमाइनो शुगर से बने होते हैं आपका पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम गैग भी बोलते हैं, GEG, गैग। तो यहाँ पर जो एसिडिक शुगर है, वो ढूंढो कौन है। वो मोस्टली होती है ग्लूकोर्निक एसिड। कहाँ लिखा है ग्लूकोर्निक एसिड? कहीं लिखा है क्या ग्लूकोर्निक एसिड? नहीं लिखा है, कोई चक्कर नहीं, लिखा तो कोई चक्कर नहीं। ग्लूकोर्निक नहीं लिखा तो म्यूरामिक लिखा होगा। हाँ, म्यूरामिक तो लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये बना होगा नैग और नैम से। ढूंढो भाई नैग और नैम क्या है। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसिमाइंस और एन एसिटाइल डी म्यूरामिक एसिड। कहाँ लिखी है दोनों चीजें? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल, एक सेकंड यार, अब कटेगा नहीं ये फोन। हाँ, कौन सा है आईडी, कौन सी है? 17। तो ये पहले अफसर पहले पर लिखा हुआ है नैग और नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस डू नॉट इंक्लूड। डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस नहीं होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो मना किया है, यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं होती है वो वाली गैस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। which one of the following technique is used for characterization of the RNA? तो मैंने आपको पहले कहा है DNA के लिए होती है साउदर्न ब्लोटिंग। DNA के लिए कौन सी होती है? DNA के लिए होती है साउदर्न ब्लोटिंग। मैं श्योर हूँ भाई ये बंदा फ़ोन करता ही रहेगा, मैंने DND डाला हुआ फिर भी फ़ोन आता रहेगा। ये साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग DNA की होती है, तो एलिमिनेट कर दी मैंने भाई। ईस्टर्न ब्लोटिंग यहाँ पर कोई काम नहीं है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग आपकी RNA के लिए होती है, काटो कर दो। RNA के लिए बचा कौन? और रुको रुको रुको, RNA के लिए है, सिट 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 सिट, इसको काटो फिर। ये नॉर्दर्न ब्लोटिंग इज राइट आंसर। मैंने प्रोटीन सोच लिया था। राइट आंसर हो गया इसमें यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लोटिंग। कौन सा राइट आंसर हो गया आपका? राइट आंसर हो गया आपका नॉर्दर्न ब्लोटिंग। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 45। इन द फॉर्मेशन ऑफ द एगरोजल विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज इन्वॉल्व्ड। देखो एगरोजल बनाते में कौन सा बॉन्ड यहाँ पर इंट्रैक्शन होती है? वेंट्रवॉल, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर एंड इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एगारोजल बनाते में आपकी जो बॉन्डिंग होती है
उन बॉन्डिज को हम बोलते हैं इंटर एंड इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन इज derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स। देखो मेलाटोनिन, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन तो आप सभी को जानते हो कौन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज नोन एज द किंग ऑफ डार्कनेस। ये डार्कनेस का हार्मोन है जो आपको नींद लेके आता है, और ये बनता है ट्रिप्टोफान से। किससे बनता है? ट्रिप्टोफान से बनता है। तो आप समझो मेलाटोनिन इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन। मैंने कहा ये बनता है ट्रिप्टोफान से। आप बताओ भाई, अब मैंने ट्विस्ट कर दिए, पूरा गेम घुमा दी मैंने। तो असल में होता क्या है, ट्रिप्टोफान से बनता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन से बनता है मेलाटोनिन, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। काफ़ी इजी पूछ लिया है। पेस मेकर हम बोलते हैं एस नोड को, जो कि इम्पल्स जनरेट करता है ड्यू टू फनी चैनल्स के थ्रू, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ इन स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, कल ही मैंने आपको बताया था कि पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स भी इनको बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन कितने रिपीटेड हो रहे हैं, मैं तो दोबारा बस प्रैक्टिस करते रहो, श्योर आप आराम से नंबर खींच लोगे, बस अपनी गलती मत करना। री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाई द डिजिटी, यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा आपको, हर चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है। ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, आल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ये तो आपको एक टिक में करना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको टिक करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार आपको करवा चुका हूँ, और सभी मेमोरी बेस्ड हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। मैंने कहा था इंसेक्ट के अंदर यूज होता है एक्डाइसोन। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं करवाए हुए हैं तो प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी वीडियो बात करनी है आपको। जब भी आपका पेपर होगा, पेपर होने से पहले पहले जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई वो सारी वॉच करके जाना। 100% श्योर हूँ 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। और वो पीडीएफ परचेज करो, फिर तो आपके 100% गए, सारे मार्क्स आपको आ जाएंगे। बस अपनी गलती मत करना। देखो मैंने कहा है आपको एक्डाइसोन होता है इंसेक्ट के केस में, और फ्रॉग के केस में आपको मैंने कहा था थायरॉक्सिन के बारे में। किसके बारे में बताया मैंने? थायरॉक्सिन के बारे में। तो कहाँ है थायरॉक्सिन? ऑप्शन थर्ड, थायराइड हार्मोन। वो थायराइड हार्मोन मतलब थायरॉक्सिन की बात की जा रही है। ये भी आपको मैंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रोनिक क्लीवेज इन मैमल्स इज, देख लो भाई, हर क्वेश्चन हर चीज आपको आराम से करवाई हुई है। देखो एम्ब्रोनिक क्लीवेज इन मैमल्स, जब भी मैमल्स की बात हो मैंने कहा था रोटेशनल क्लीवेज। कौन सी क्लीवेज मैंने आपको बताई थी? रोटेशनल क्लीवेज, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, देखो नीट एनी तो मैंने कल ही करवाया था, अब बताओ अभी नहीं करवाया था, बोलो भाई। नीट एनी कल करवाई थी नहीं करवाई थी? मैंने कहा था लार्वल करेक्टर अगर अडल्ट में भी शो हो रहे हैं उसको हम नीट एनी बोलते हैं। बस अब बताओ मुझे, एक्सोलोटल लार्वा, जीए लार्वा, बिप्नेरिया लार्वा, प्लेनुलर लार्वा, और ये मैंने लार्वे भी करवाए हुए हैं आपको। हाँ, कौन किसका लार्वा है? इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर वो है जो कि सालामांडर का लार्वा है। अब बताइए, मैंने ये आपको अच्छे से, मैंने एक पीडीएफ भेजा था आपको, जो कि आपके आपके ग्रुप में है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका सैलामेंडर थोड़ा छिपकली जैसा दिखता है, पर छिपकली है नहीं है, ये एम्फीबियन है। अब सैलामेंडर का जो लार्वा है वो यहाँ पर राइट आंसर है, बताओ भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सोलोटल लार्वा, ये होता है सैलामेंडर का लार्वा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय whom। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं वो मैं डायरेक्ट मना करता हूँ, कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ लेना। RS भाटेकर वाला भी मैंने आपको करवाया था पीछे से 5 वाला, बट मैंने 6 वाला नहीं करवाया। बट आज करवा रहा हूँ, पेपर पेपर से पहले मैं सब कुछ करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्ल बॉयसी। इन्होंने दिया था आपका सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, याद रख लेना नाम इसका। क्वेश्चन नंबर कितना, 29, द स्ट्रक्चरल बेसिस इन स्पॉन्जेस इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
स्ट्रक्चर बेसिस पिनकोसाइट्स, कोनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, एमीबोसाइट्स। स्ट्रक्चर बेसिस इन स्पॉन्जेस। स्ट्रक्चर वैसे कोनेकोसाइट कर सकते हो, बट कोलर सेल्स भी कहाँ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर बेसिस वो होंगे जो कि स्क्यूल्स बना रहे होंगे, कांटे बना रहे होंगे, और कांटे बनाने वाले यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम और डन कर देंगे आज का। मिथाइलेशन ऑफ द यूरासिल फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी इजी पूछ लिया। अगर मैं यूरासिल को मिथाइलेट कर दूं, वो भी उसकी 5 प्राइम एंड की तरफ, क्या अगर कर दूं 5 प्राइम एंड की तरफ होता है मिथाइलेशन। हाँ कोर्स चेक कराना, मुझे तो 5 प्राइम एंड की तरफ लग रहा है। अगर ऐसा ग्रुप जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा थायमिन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्लोज करते हैं आज के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। पीडीएफ परचेज कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।